हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है, और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता है। नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 19 फरवरी जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए आगे आई एयर इंडिया। 22 फरवरी से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारत सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया बड़ा कदम। दूसरी बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, हिजाब पर लगा बैन। हाईकोर्ट ने कहा इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है हिजाब। करारा झटका लगा है हिजाबियों को। चौथी बड़ी अपडेट तीसरी में बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने की है समीक्षा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और घुसपैठ पर हुई है चर्चा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आतंकवाद को लेकर शाह ने उठाया बड़ा कदम। चौथी बड़ी अपडेट, बड़ा फैसला, यूक्रेन से भारत के लिए 3 उड़ानों का संचालन करेगी एयर इंडिया। इन तारीखों में उड़ान भरेंगे विमान, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच डी कंपनी का पर बड़ा एक्शन, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को ईडी ने किया गिरफ्तार, वो भी हम आपको बताएंगे। बढ़ने लगी युद्ध की आहट, यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख क्या 2 लाख रूसी सैनिक तैनात हुए हैं। सब कुछ खबरें जानेंगे। भारत के इस फैसले पर बुरी तरीके से भड़क गया है चाइना। बताएंगे आखिर कैसे 54 चीनी ऐप्स बैन कर दिए हैं, तो एक एक करके बताएंगे। जहां पर यूक्रेन के समर्थन में यूएस सीनेट ने पारित किया प्रस्ताव, रूस को भी दी चेतावनी, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए आगे आई एयर इंडिया। 22 फरवरी से उड़ानें शुरू। समझिए पूरी डिटेल्स को। रूस के हमले के खतरे का सामना कर रहे संकटग्रस्त यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एयर इंडिया आगे आ गई है। एयरलाइंस कंपनी 22, 24 और 26 जनवरी को भारत और यूक्रेन के बोरिस्पल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 3 फ्लाइट संचालित करेंगी। एयर इंडिया की तरफ से बताया गया है कि अगले सप्ताह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को भारत से यूक्रेन के लिए 256 सीटों वाली बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ानें भेज जाएंगी। यूक्रेन से भारत आने वाले नागरिक एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस, वेबसाइट्स, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से बुकिंग शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें, भारत के सिविल एविएशन मंत्रालय ने दोनों पक्षों की तरफ से किए गए एयर बबल समझौते के तहत भारत और यूक्रेन के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या संबंधी बैन हटा दिया गया है, ताकि पूर्वी यूरोपीय देशों में भारतीय अपने देश आ सकें। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है हिजाब, लगेगा प्रतिबंध। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और शैक्षणिक संस्थाओं में इनके उपयोग को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं है। कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति JS खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा M दीक्षित की फुल बेंच को बताया है, हमने एक स्टैंड लिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने ये भी तर्क दिया है कि राज्य सरकार का 5 फरवरी का आदेश पूरी तरीके से कानून सम्मत था और इस फैसले पर आपत्ति उठाने का कोई ठोस आधार नहीं बनता था। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही, जहाँ पर हिजाब को पूरी तरीके से हराम बता दिया गया इस्लाम। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने की है जम्मू कश्मीर को लेकर सुरक्षा बैठक। आतंकवाद और घुसपैठ पर हुई है चर्चा, से अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बैठक में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जम्मू और कश्मीर प्रशासन और सेना सहित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर की ताज़ा हालातों से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया है और ये भी बताया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही सीमा पर घुसपैठ को किस तरीके से संभाला जा रहा है। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की है, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है।
आतंकी घटनाएं 2018 से 18 में 417 से घटकर 2021 में 2029 हो गई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें डी कंपनी पर बड़ा एक्शन, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने किया गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल कोर्ट ने ईडी को कासकर की 7 दिनों की हिरासत सौंप दी गई है। इसे डी कंपनी पर प्रवर्तन निर्देशालय के बड़े एक्शन के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल ईडी ने ठाणे कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने दाऊद के भाई इकबाल कासकर की कस्टडी मांगी थी। कहा गया था कि ऐसा करना दाऊद और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे केसों की जांच के लिए जरूरी है। इस याचिका को ठाणे कोर्ट ने मंजूर कर दिया था। फिर ठाणे जेल से कासकर की कस्टडी ले ली गई और उनको मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ से ईडी अधिकारियों ने उनकी कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी। इसे मंजूर किया गया और इकबाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी उनको लेकर पहले जे हॉस्पिटल गई थी और वहाँ चेकअप के बाद आपको पीएमएलए कोर्ट लेकर जाया गया। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बढ़ने लगी युद्ध की आहट। यूक्रेन की सीमा पर 1,90,000 रूसी सैनिक तैनात। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें यूक्रेन पर रूस का हमला विनाशकारी होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये बड़ी बात कही। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी कहा है कि जर्मनी में मुख्य सुरक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन के दौरान कहा है, यूएन महासचिव ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला बेहद विध्वंसकारी होगी। इसी बीच आपको बता दें कि अब रशिया जो है यूक्रेन पे हमला करेगा। इसका पुख्ता सबूत ये होगा कि जहां अभी तक 1.5 लाख सेनाएं थी वहां 1,90,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका ने भी बड़ा कदम उठाया और यूक्रेन के समर्थन में यूएस सीनेट ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है और रूस को सीधा चेतावनी दी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के आशंका के बीच अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार रात सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया है और इनमें रूस के संभावित आक्रमण के खिलाफ स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूक्रेन के समर्थन की बात कही गई है। प्रस्ताव में सीनेट ने यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त घातक और गैर घातक सुरक्षा सहायता और राजनीतिक व गैर राजनीतिक मदद देने की वचनबद्धता प्रकट की गई है और यह भी कहा गया है कि क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने के लिए यूक्रेन की सरकार के प्रयासों का समर्थन किया जाएगा। तो दोस्तों, अमेरिका की संसद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। सर्वे में खुलासा, कोरोना काल में भारत में बड़ी करोड़पतियों की संख्या, मुंबई सबसे आगे। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कोरोना काल में भी करोड़पतियों की संख्या बढ़ी है। मुंबई में सबसे अधिक $20,300 मिलियनरी यानी 7 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले करोड़पति हैं। इसके बाद दिल्ली में 17,000 और कोलकाता में 10,000 करोड़पति परिवार हैं। हुरून रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चला है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित वर्ष 2021 में भारत में $, मिलियनरी वाले व्यक्तियों की संख्या घटी हुई है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर चाइना को लगा करारा झटका। 56 चीनी ऐप्स बैन करने के बाद तिल मिलाए चाइना ने कहा ठीक नहीं किया भारत ने। दरअसल आपको बता दें, भारत ने सोमवार को 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें अब चाइना भड़क गया है। भारत सरकार की इस ऐप बैन पर चीनी सरकार का मुखपत्र समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि राजनीति से प्रेरित है और ऐप बैन कर भारत सरकार ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। अखबार ने इस खबर की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया है कि भारत चीन से चल रहे तनाव के बीच फिर से ये एक लापरवाही कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने ऐप बैन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि यह ध्यान देने वाली बात है कि इस कदम की घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब भारत के विदेश मंत्री हाल ही में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने गए थे। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल के पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास में लिया हिस्सा। 7 देशों की सेनाओं ने दिखाया दम, तो भारत ने भी दिखाए तेवर। दोस्तों, इजरायली नौसेना ने पुष्टि की है कि उन्हें पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों के साथ अमेरिका के नेतृत्व वाले अभ्यासों में भाग लिया है जिनकी यहूदी देशों के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। अमेरिकी नौसेना ने गुरुवार के एक बयान में कहा है कि 31 जनवरी को शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में 60 सेनाओं के 9,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। हिंदू महिला बुर्का पहनकर पहुंची महाकाल मंदिर, मची खलबली, बोली मैं तो दर्शन के लिए आई हूँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गुरुवार को महाकाल मंदिर में खलबली उस वक्त मच गई जब एक महिला बुर्का पहन बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुंच गए। उसे देख सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए और जब सुरक्षाकर्मियों ने महिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसने कहा है कि वो जिन्ना के आदेशों पर मंदिर आई है, जिन्ना के आदेशों पे। इसके बाद वहां तैनात पुलिस ने उन्हें दर्शन कराए।
गौरतलब है कि महिला जैसे ही महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और उन्हें बुर्के में देख लाइन में लगे भक्त हैरान हो गए। लोगों की सुरक्षा के लिए वहां तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की नज़र उन पर पड़ी तो महिला को उसी जगह रोक दिया गया और वहां के बाद उनके बाद महिला से पूछताछ की जाने लगी, जिसके बाद महिला मंदिर समिति के अधिकारियों तक पहुँचाया गया। अधिकारियों को महाकाल के दर्शन की अनुमति दे दी और उसके बाद पुलिसकर्मी महिला को अंदर ले गए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। बोले मैंने प्रदेश के सभी बुलडोजर को मरम्मत के लिए बोल दिया है और चुनाव के बाद ताबड़तोड़ तरीके से गरजेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दावा किया कि सूबे में बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को होगा, लेकिन मतदान से पहले बीजेपी और सपा के नेताओं में जुबानी जंग तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश यादव के गढ़ करहल में गरजे और उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की गर्मी बढ़ गई है। इस बार गर्मी करहल से शांत हो जाएगी और जो बुलडोज़र है वो हमने बनने को दिया और आने वाले समय में फिर से 10 मार्च के बाद बुलडोज़र चलेगा। एक और अपडेट लेते हैं। पंजाब में वोटिंग से ठीक पहले सिख हस्तियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बोले मेरे खून में सिखी और सेवा, सिखों के लिए दिल से काम करता हूँ। दरअसल पंजाब में वोटिंग से 2 दिन पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में सिख शख्सियतों से मुलाकात की। इनमें दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका, यमुनापुरी के महंत करमजीत सिंह, पंजाब में संत बलबीर सिंह सीचेवाला समेत कई हस्तियां शामिल। अगली अपडेट, पाकिस्तान महंगाई से पड़ोसी मुल्क के हाल बेहाल, दिवालिया होने के हालात, कर्ज भी छू रहा है आसमान। सत्ता में आने से पहले इमरान खान ने बड़े लोक लुभावने वादे किए थे। उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने की बात कही थी जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इन सब के चलते पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की आशंका है। समाचार एजेंसी एएनआई के एक रिपोर्ट्स में भी साफ किया गया है कि महंगाई में भारी बढ़ोतरी से मांग में कमी आ सकती है और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान की टैक्स एजेंसी के पूर्व प्रमुख जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। चालू खाता घाटा यानी सीएडी वित्त वर्ष की पहली छमाही में $9 अरब को पार कर चुका है, जो जीडीपी की 5.7% है। अगर सीएडी इसी तरीके से बढ़ता रहा तो पाकिस्तान कर्ज के जाल में निकल नहीं पाएगा। पाकिस्तान पे घरेलू और विदेशी कर्ज 50,000 अरब पाकिस्तान रुपए से भी ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। एक और अपडेट, पाकिस्तान को लौटाना होगा सऊदी का $3 बिलियन कर्जा। अब मुल्क को कैसे संभालेगा इमरान खान। सत्ता में आने से पहले इमरान खान ने बड़े लोक लुभावने वादे किए थे और उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने की बात भी कही थी जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इन सब के चलते पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान ने 1 साल पहले सऊदी अरब से करीब $300 करोड़ का कर्जा लिया था, जिनमें से पाकिस्तान को वापस करना होगा। ये कर्जा हर तिमाही में 4% ब्याज की दर पर लिया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट्स में भी साफ कहा गया है कि महंगाई में भारी बढ़ोतरी से मांग में कमी आ सकती है और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पहली बार पाकिस्तान और सऊदी की सेना जंग संग इजराइल से किया अभ्यास। जी हाँ, इजराइल के पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों ही देशों की नौसेना के साथ उसने सैन्य अभ्यास किया है। यहूदी देश की इस फैसले को मुस्लिम राष्ट्रों से उसके रिश्ते के नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी नौसेना भी इस अभ्यास में शामिल थी। अमेरिकी नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 60 सेनाओं के 9,000 सैनिक इस अभ्यास में शामिल थे, जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम दिया गया है और इनकी शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। इस नौसेना अभ्यास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान, कोमोरास, जिबूती, सोमालिया समेत बड़े पैमाने पे देश भी शामिल हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। भारत की डिजिटल स्ट्राइक, जी हाँ, चाइना पे अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक। 54 मोबाइल चीनी ऐप्स किए बैन। चीन बोला हमारी कई कंपनियों को हुआ भारी नुकसान। भारत में सुरक्षा कारणों से 54 मोबाइल चीनी ऐप से पाबंदी लगाए जाने के बाद से चीन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी और चीन ने भारत के इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत के इस फैसले के बाद कई चीनी कंपनियों के उनके अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही चीन ने यह भी उम्मीद जताई है कि चीनी कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों के साथ भारत पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना भेदभाव के काम करेगा।
चीन के वाणिज्यिक मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने भारत के इस कदम पर कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में चीनी कंपनियों और उनके उत्पादों पर रोक लगाने के कई उपाय किए हैं, जिनके कारण चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिजाब पे भारत को ज्ञान देने वाली पाकिस्तान को वहीं की महिला सांसद ने दिखाया आईना। दोस्तों, भारत में चल रहे हिजाब विवाद में घुसे पाकिस्तान सरकार और उनके केंद्रीय मंत्री को वहीं की एक महिला सांसद ने आईना दिखा दिया। महिला सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर हम एक तरफ हिजाब को लेकर भारत के मामलों में दखल दे रहे हैं, जबकि यहां की महिलाओं की रैली निकालने पर प्रतिबंध की बात कही जा रही है। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान में धार्मिक और अल्पसंख्यकों के मामले के मंत्री नुकुल हक कादरी ने इमरान खान को लेटर लिखकर देश में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने वाले औरत मार्च पर रोक लगाने की मांग की थी। मंत्री ने इस मार्च को रोक कर इसकी जगह उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय हिजाब दिवस मनाने की भी बात कही थी। इस पत्र के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महिला सांसद शेरी रहमान ने इस मामले में कूद गई और ने कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री का 8 मार्च को महिलाओं के मार्च पर प्रतिबंध के लिए लिखना चिंता का विषय है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला के मार्च पर प्रतिबंध लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां पे सऊदी सेना प्रमुख की पहली भारत यात्रा से पाकिस्तान बेचैन, कैसे उखड़ने वाली है इमरान खान की नींद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, सऊदी अरब के सेना प्रमुख की पहली पार्टी और ऐतिहासिक भारत यात्रा से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है और अब तक सऊदी अरब को अपना ATM कार्ड समझाने वाले भारत की कूटनीतिक सफलता से घबराए हुए हैं। सऊदी अरब लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुटैर सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सऊदी सेना प्रमुख की पहली भारत यात्रा से पाकिस्तान में बेचैनी छाई और पाकिस्तान कंफ्यूज है कि भाई आखिर सऊदी अरब के जो है ये सेना प्रमुख भारत का दौरा क्यों कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की दस्तक, 100 मुर्गियों की मौत से हड़कंप, मारे जाएंगे 25,000 पक्षी। महाराष्ट्र के ठाणे से एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया और इस पोल्ट्री के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 25,000 पक्षियों को अलग कुछ दिनों में मार दिया जाएगा। फ्लू के संक्रमण से फैलने के रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है और इस बीच ठाणे जिले में हाल ही में शाहपुरा के पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू के मामले का पता लगा। दरअसल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO डॉक्टर भाऊ साहब डांगड़े ने कहा है कि हाल ही में शाहपुर तहसील के वेहाली गांव के पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 पक्षियों की मौत हो गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं, जिसके बाद 25,000 मुर्गियों को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो की हिटलर से की तुलना, सोशल मीडिया पे हिट ट्रोल। एलन मस्क, जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क अक्सर चर्चा में रहते हैं। कई बार वो अपने बिजनेस और बेशुमार दौलत की वजह से चर्चा में आ जाते हैं, तो कई बार अपने ट्वीट्स को लेकर। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। दरअसल मस्क ने अपने ट्वीट में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से कर दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और कई लोगों ने उनके इस ट्वीट की आलोचना शुरू कर दी। इसके बाद एलन मस्क ने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। तो ये आप समझ लीजिए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो